हाँ तो दोस्तों, अब सी प्लस प्लस की सेकेंड यूनिट में हम बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस। ये बेसिकली होता क्या है? देखो, किसी भी वेरिएबल को अगर आप रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये एक एलियास नेम हो जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। मतलब एलियास नेम मतलब दूसरा नाम। जैसे कोई आदमी, उसका नाम प्रोफेशनली तो उसका नाम प्रतिपाल है, बट घर पे अगर उसको मोनू कहते हैं तो मोनू और प्रतिपाल दोनों ही सेम चीज को रेफर करें। यही होता है रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है सर? अगर मैंने लिख रखा है इंट मेन, इंट x इक्वल टू 20, ठीक है। अगर मैं इस x का एक दूसरा नाम, एक एलियास नेम क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इस रेफरेंस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ। अब बात आती है सर, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कैसे किया जाता है? अगर किसी भी वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो उससे जस्ट पहले एड्रेस ऑपरेटर लगा दो। मतलब क्या? मैंने लिखा इंट एड्रेस ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो मतलब क्या है? अब y x का एलियास नेम है, दोनों के दोनों सेम ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका पिक्चर में बनाऊं, एक्स के अंदर आपने सेव कर रखा है 920, तो वाई भी इसी का नाम है, वाई भी सेम ही चीज को रेफर कर रहा है। तो वाई क्या हो गया? रेफरेंस वेरिएबल हो गया। अगर मैं प्रिंट कराऊं सी आउट वाई, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा? एंड एल। तो आउटपुट आ जाएगा 20, ठीक है। तो अगर हमने चेंज किया वाई इक्वल टू 90 कर दिया और इस सी आउट को अपडेट करवाया एक्स की वैल्यू, तो भाई एक्स भी क्या हो जाएगा? जैसे ही आपने सी आउट 90 किया तो वाई भी इसी को रेफर कर रहा है, तो इस 20 की जगह क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस का। तो रेफरेंस वेरिएबल किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एलियासिंग नेम होता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कैसे किया जाता है? उस वेरिएबल से पहले क्या लगा दो? एड्रेस ऑपरेटर लगा दो, तो बन जाता है रेफरेंस वेरिएबल। तो इस एग्जांपल के अंदर y एज अ रेफरेंस वेरिएबल वर्क कर रहे हैं। अब सर, इस रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम यूज कहाँ कर सकते हैं? तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल बनाना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि दो वेरिएबल है, उनकी वैल्यू को स्वैप करो, तो मैं इस रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकता हूँ। मतलब क्या? सर, मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड स्वैप, उसमें एक रेफरेंस वेरिएबल दिया x, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल y। मैंने बोला जब भी किसी को रेफरेंस वेरिएबल बनाना है क्या लगा दो? उससे पहले एड्रेस क्या कर दो? इंट टेम्प इक्वल टू x इक्वल टू y और y इक्वल टू टेम्प, मतलब दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दिया। फिर आपने कॉल किया इंट मेन, उसके अंदर आपने दो वेरिएबल ले रखे a इक्वल टू 90, b इक्वल टू 20। अब आपने कॉल किया स्वैप a कॉमा b। अब मैं अगर वैल्यू चेंज करवाऊं a स्पेस b, अगर इनकी वैल्यू स्वैप करवाऊं तो ये a का रेफरेंस वेरिएबल हो गया x, b का रेफरेंस वेरिएबल y। मतलब x और y भी a और b को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों सेम ही चीज को, कोई सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं हो रही। मतलब क्या? अगर इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो a है आपका 90, b है आपका 20। तो जब आपने a का रेफरेंस वेरिएबल x बनाया तो x भी इसे ही पॉइंट आउट कर रहा है और y इसे पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि y रेफरेंस वेरिएबल है b का। तो जब आपने स्वैप किया तो आपने y और x की वैल्यू स्वैप की, तो बेसिकली क्या हो गया? a में डल गया 20 और b में डल गया 90। तो आप इस कंडीशन में भी इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कि भाई, जब आप चाहते हो, जब हम बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स पे वर्क करेंगे, जैसे ग्राफ पे कोड करेंगे, हम उसमें वेक्टर पास करेंगे, अगर आप ओरिजिनल वेक्टर पे ही काम करना चाहते हो तो उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दो। तो मतलब रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कोई सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं होती, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को ही वो रेफर करता है। तो हम कह सकते हैं कि रेफरेंस का कॉन्सेप्ट मतलब एलियासिंग नेम क्रिएट कर देना सेम ही चीज का। यही होता है रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। आपको केवल समझना है, नोट्स में मैंने इसका पूरा दे रखा है। बेनिफिट क्या है? जब लार्ज स्ट्रक्चर पर वर्क करना है तो आप नई स्ट्रक्चर नहीं बना के क्या करो, उसी स्ट्रक्चर को यूज करो, उसको एक एलियासिंग नेम क्रिएट कर दो। अब आप वहां पे जो भी अपडेशन करोगे वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप की तो वो ए और बी की वैल्यू भी स्वैप हो गई। लूपिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हम इसको यूज करेंगे, स्वैप टाइप के फंक्शन, इन टाइप में हम इस रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सर, रेफरेंस कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सेकेंड चीज आती है न्यू, न्यू एंड डिलीट। ये बेसिकली छोटे छोटे चीजें हैं जो छोटे छोटे दो दो नंबर में पूछ लेता है। देखो, सी प्लस प्लस में दो कीवर्ड दिखाई देंगे, न्यू और डिलीट, ठीक है। न्यू का काम क्या होता है? डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना। डायनेमिकली मतलब
रन टाइम पे जब आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, आप न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हो। न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जैसे सी में करता था मेलॉक, यही काम करता है, न्यू काम करता है। तो न्यू क्या करेगा, आपके लिए स्पेस एलोकेट करेगा और आपको उसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब न्यू से जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है हीप में। मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस इन हीप। एलोकेशन टेक्स प्लेस इन हीप, कि हीप के अंदर ये मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे। ठीक है। तो सर इसका यूज करके दिखाओ। मैंने कहा चलो पहले न्यू का यूज करते हैं, फिर डिलीट को देखेंगे। तो हमने कहा सर हमें एक कोड बनाना है। मैंने लिखा इंट मेन, इंट हैस्टिक पी इक्वल टू न्यू इंट 6। तो ये बेसिकली क्या करेगा, न्यू क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। किसके लिए, 6 साइज के इंटीजर एरे के लिए। तो मतलब ये एक एरे है, 1 2 3 4 5, इसका नाम, इसको पॉइंट आउट कर रहा है पी। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इसकी इंडेक्स वैल्यू। तो न्यू की हेल्प से आप स्पेस रन टाइम पे एलोकेट कर सकते हो। ठीक है। फायदा क्या होता है, मेलॉक का रिटर्न टाइप था वर्ड, तो वहां पे आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी। न्यू थोड़ा इंटेलिजेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप ही टाइप कास्ट कर देगा इसको। तो इसको जब न्यू से आप मेमोरी एलोकेट करोगे तो वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर ही आपको रिटर्न करेगा, जिसे आपने इस पी के अंदर कैच कर लिया। चीज समझ में आती है। तो न्यू का काम है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना। सर इसको थोड़ा सा क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, मैंने समझने की कोशिश कर। तो न्यू बेसिकली दो काम करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। सर हमने कुछ ऐसा बनाया क्लास पीपी, उसके अंदर हमने लिख दिया इंट ए और बी, पब्लिक सेक्शन स्पेसिफाई किया, उसके अंदर बना दिया वॉइड गेट डाटा, इंट एक्स इंट वाई, ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू वाई। तो ए और बी तो क्या है, रेफरेंस आपके क्या है, ए और बी इंस्टांस वेरिएबल, हर ऑब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। एक्स और वाई क्या है, दैट्स अ लोकल वेरिएबल। चीज समझ में आती है। आपने कहा वॉइड शो, हमने कहा सी आउट, भाई उस ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू दिखाओ, स्पेस दो और बी की वैल्यू दिखाओ। फिर हमने लिख दिया एंड एल, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है। तो ये मेरी क्लास की डेफिनेशन खत्म हो गई। तो मैंने एक पीपी क्लास बनाई जिसके अंदर दो, इस क्लास पीपी टाइप का जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, क्योंकि हमने पता है क्लास टाइप वेरिएबल को कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो पीपी का जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे पीपी टाइप का, उसके अंदर दो इंस्टांस वेरिएबल ए और बी होंगे। तुमने कहा मेन, इंट मेन। सर मुझे ना पीपी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और मैं उसको क्रिएट करना चाहता हूँ न्यू की हेल्प से। तो मैंने लिखा न्यू पीपी और उसको कैच कर लिया पीपी टाइप के एक पॉइंटर में। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पॉइंटर सिंपल सा क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो न्यू आपको मेमोरी एलोकेट करेगा। पीपी कंस्ट्रक्टर, अभी मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया नहीं तो बस ये समझो, इस न्यू की हेल्प से पीपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसे P1 पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर करूँ तो ये पीपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और P1 इसे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है। अब हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे, हर ऑब्जेक्ट के अपने इंस्टांस वेरिएबल ए और बी होंगे। और पीपी क्लास के ऑब्जेक्ट पे आप क्या क्या फंक्शन कॉल कर सकते हो, गेट डाटा और शो। तो अब मैं उसे कैसे कॉल करूं, मैंने कि P1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसके लिए तुम गेट डाटा फंक्शन चलाओ और उसमें वैल्यू डाल दो 10 और 20। P1 जिसे पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट के लिए आप शो फंक्शन चलाओ, दैट्स इट। तो पी यहाँ पे क्या करेगा, न्यू आपके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, किसके लिए, पीपी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। उसका एड्रेस रिटर्न करेगा जिसे P1 पॉइंटर में आपने कैच कर लिया। तो P1 पॉइंट आउट कर रहा है पीपी क्लास के ऑब्जेक्ट को। P1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट, एरो को रीड आउट करना जिसे पॉइंट कर रहा है, तो P1 जिसे पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा चलाओ। P1 जिसे पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को उसके लिए शो चलाओ। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा और बेसिकली शो चल जाएगा। चीज समझ में आती है। गेट डाटा से क्या होगा सर, ए में तो चला जाएगा 10 और बी में चला जाएगा 20। शो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ए और बी की वैल्यू को शो कर देगा। तो ये बेसिकली काम होता है न्यू का।
ठीक है। अब आता है सर डिलीट। देखो डिलीट का काम है डिस्ट्रॉय करना। जो भी आपने न्यू के थ्रू डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप यूज करते हो डिलीट कीवर्ड का। अगर मुझे ये P1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करा उसको डिस्ट्रॉय करना है तो उसको लिखने का तरीका सिंपल सा क्या होगा, आप लिख दो डिलीट P1 कि भाई P1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो हीप में इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिलीट का काम क्या है, न्यू के थ्रू जो डायनेमिकली मेमोरी आपने एलोकेट की है उसको डीएलोकेट करने के लिए आप डिलीट कीवर्ड का यूज करते हो। सर डिलीट के दो सिंटेक्स आपको दिखाई देंगे। मतलब क्या सर, डिलीट आपने लिखा P1 तो P1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करा उसको डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब उसको हीप से फ्री कर दो। हीप्स में जो जो भी उस ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ले रखी थी उसको फ्री कर दो। तो मैंने कहा डिलीट हमें दो तरीके से दिखाई देता है डिलीट कीवर्ड। एक तो आप सिंपल सा देखोगे डिलीट P1, मतलब क्या P1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करो उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अगर P1 पॉइंट आउट कर रहा है एक एरे को तो उसे फ्री कराना है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट ब्रैकेट लगाओ P1। इसका मतलब क्या कि P1 एक एरे को पॉइंट आउट कर रहा था, उससे रिलेटेड मेमोरी को फ्री कर दो, बट उसको मेमोरी आपने एलोकेट की होगी न्यू के थ्रू। तो डिलीट कीवर्ड हमेशा मेमोरी फ्री करता है जिस मेमोरी को आपने न्यू कीवर्ड के थ्रू एलोकेट कराया था। मतलब क्या, अगर आपने लिखा इंट मेन इंट एस्ट्रिक P1 न्यू इंट 5, इस P1 जिस एरे को पॉइंट आउट कर रहा है जिसको तुमने न्यू के थ्रू क्रिएट किया है और न्यू के थ्रू मेमोरी कहाँ जाएगी हीप में, उसको अगर फ्री करना है तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा, डिलीट ब्रैकेट P1, जिससे उसे पता चल जाए कि आप एक एरे से रिलेटेड मेमोरी को फ्री कराना चाहते हो। तो ये दो तरीके होते हैं फ्री करने के लिए। ठीक है, न्यू का काम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना। न्यू थोड़ा इंटेलिजेंट कीवर्ड है एज कम्पेयर टू मेलॉग, क्योंकि मेलॉग रिटर्न करता था वॉइड तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ता था, बट डिलीट के न्यू के केस में टाइप कास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट। न्यू से जो मेमोरी एलोकेट हुई उसको फ्री करने के लिए आप यूज करते हो डिलीट कीवर्ड। ठीक है, अब हमने कहा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। न्यू समझ में आ गया, डिलीट समझ में आ गया। अब उन्होंने थर्ड पार्ट बोला कि भाई न्यू और डिलीट के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू और मेलॉग उसमें डिफरेंस क्या है। देखो मेलॉग वो भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है, वो भी हीप में ही मेमोरी क्रिएट करता है। न्यू भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है, वो भी हीप में मेमोरी क्रिएट करता है। मेलॉग इसको आप C++ दोनों में यूज कर सकते हो। न्यू केवल C++ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, न्यू कीवर्ड किसके लिए, C++ के लिए। सी के प्रोग्राम में न्यू काम नहीं करेगा। सेकंड चीज क्या, मेलॉग में आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड। क्या आपको एक्सप्लिसिट क्यों, क्योंकि मेलॉग का रिटर्न टाइप होता है वॉइड। रिटर्न टाइप इज वॉइड, वॉइड पॉइंटर होता है, तो आपको एक्सप्लिसिट उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। बट न्यू के केस में ऐसे कोई टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। नो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड। तो हम कह सकते हैं न्यू कीवर्ड ज्यादा सेंसिबल है एज कंपेयर टू मेलॉग। चीज समझ में आती है, तो ये मेन डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। न्यू का एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एग्जांपल PP A1 इक्वल एस्ट्रिक A1 इक्वल टू न्यू PP। तो PP न्यू आपके लिए स्पेस एलोकेट करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई टाइप कास्टिंग नहीं की है, तो उसको केवल PP A1 में कैच कर लिया। जब मेलॉग से यही काम करेंगे, मेलॉग साइज ऑफ PP कि भैया इसके लिए स्पेस दो, तो अब आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। PP, इसको थोड़ा लिख दे, PP एस्ट्रिक A1, तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों, मेलॉग इंटेलिजेंट ऑपरेटर नहीं है, उसको बताओ कितने साइज का, तो आपको साइज ऑफ यूज करना पड़ता है। न्यू के केस में ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं, कोई साइज ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू सेंसिबल है एज कंपेयर टू मेलॉग। तो ये मेन डिफरेंस होता है न्यू और मेलॉग के अंदर, आपको पता होना चाहिए चीज। अब थर्ड पॉइंट आता है इनलाइन फंक्शन।
सेकंड यूनिट के अंदर तीसरी जो चीज दे रखी है वो दे रखी है आपको इनलाइन फंक्शन। तो मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा सा कि इनलाइन फंक्शन होता क्या है। इनलाइन फंक्शन देखो 2 बजे तक आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़े कोड आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप कोडिंग के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ कि अगर वो कोई पूछे तो आप उसका एग्जांपल भी दे सको। इनलाइन फंक्शन मतलब क्या, देखो खुद ही बता रहा है इनलाइन, जिस भी लाइन में इस फंक्शन को कॉल किया उसी में एक्सपेंड कर दो, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन। मतलब क्या, अगर मुझे किसी फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो तुमने कहा सबसे पहले लिख दो इनलाइन, फिर लिख दिया वॉइड शो सी आउट हेलो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको कंपाइलर को क्या कह रही है कि जिस भी लाइन में शो की कॉलिंग हो रही हो, कंपाइल टाइम पे उस जगह इस शो की कॉलिंग को इस बॉडी डेफिनेशन से रिप्लेस कर दो। तो इनलाइन फंक्शन बेसिकली क्या, कि जिस भी पॉइंट पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उस कॉलिंग की जगह इस फंक्शन की बॉडी को रिप्लेस कर दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन। मतलब अगर मैंने मेन के अंदर कॉल किया है शो, ये है कॉलिंग, उसके बाद सी आउट हेलो, और फिर से मैंने कॉल कर दिया शो। ठीक है, तो जब आपका कोड कंपाइल किया जाएगा तो कंपाइलर जहां भी शो देखेगा वो क्या करेगा, वो शो के सिग्नेचर को देखने आएगा, शो की डेफिनेशन को उसको दिखाइए तो इनलाइन है। मतलब क्या, इस कॉलिंग को वो कंपाइल टाइम रिप्लेस किससे कर देगा, इस शो की डेफिनेशन से। मतलब क्या, मैं कह सकता हूं जो इनलाइन कीवर्ड है वो केवल कंपाइलर को इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए है क्या, कि जिस भी पॉइंट पे शो की कॉलिंग की जा रही है कंपाइल टाइम पे ही इस कॉलिंग को इसकी डेफिनेशन के साथ रिप्लेस कर दो। लिंकिंग मत करो, कॉलिंग को ही इसकी डेफिनेशन से रिप्लेस कर दो। मतलब ये कोड रिप्लेस कर दो एज इट इज यहाँ कंपाइल टाइम पे, उसी को बोलते हैं इनलाइन। जिस लाइन में कॉल हुआ उसी में इसकी डेफिनेशन से इस कॉलिंग को रिप्लेस कर दो कंपाइल टाइम पे। बट ये रिक्वेस्ट होती है कंपाइलर से, अगर कंपाइलर चाहे तो रिप्लेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे उसको रिप्लेस करने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब क्या, कि अगर मैं इनलाइन किसी फंक्शन को बनाता हूं तो ये मेरी केवल कंपाइलर से रिक्वेस्ट होती है कि जहां भी कॉलिंग हो रही है फंक्शन की वहां पे इस कॉलिंग को इसकी डेफिनेशन के साथ रिप्लेस कर दो। अगर कंपाइलर कंफर्टेबल है तो वो रिप्लेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर किन सिचुएशन में कंपाइलर ये काम नहीं करेगा, मतलब समझो अगर आपने लिख रखा इंट मेन फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, उसके अंदर शो को कॉल कर लो। अब बताओ लूप के अंदर शो को भाई कितनी बार रिप्लेस करूं इसकी डेफिनेशन के साथ, उसने का कोई सेंस नहीं है। तो मतलब लूपिंग के अंदर वो इनलाइन फंक्शन को कॉलिंग को उसकी डेफिनेशन से रिप्लेसमेंट को स्किप कर सकता है। सेकंड चीज, अगर इनलाइन फंक्शन यूज हो रहा है रिकर्सिव कॉल के अंदर, रिकर्सिव कॉल्स के अंदर, तब भी वो इस फंक्शन कॉलिंग को डेफिनेशन के साथ रिप्लेसमेंट इग्नोर कर सकता है। तो ये कंपाइलर के उस पे इंटेलिजेंसी पे है कि वो इस इनलाइन फंक्शन को रिप्लेस करे या ना करे, उस लाइन में उसको एक्सपेंड करे या ना करे। चीज समझ में आती है। तो कई सिचुएशन होती है जहां पर हम नहीं करते। अगर आपने बाई चांस इनलाइन फंक्शन को ही बना दिया 100 लाइन का, तो कॉलिंग को रिप्लेस कर दिया अगर हाथों हाथ कंपाइल टाइम पे आपने, तो आपने अपना कोड की लेंथ इंक्रीज कर ली। तो अगर इनलाइन फंक्शन हम चाहते हैं कब क्या, कि कम से कम साइज का होना चाहिए, कम से कम सेट ऑफ स्टेटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन क्या, रिप्लेस कॉलिंग विद द बॉडी ऑफ अ फंक्शन एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे ही वो इस कॉलिंग को इसकी फंक्शन बॉडी से रिप्लेस कर देता है। ये केवल एक रिक्वेस्ट होती है कंपाइलर से, अगर कंपाइलर कन्विंस है, एग्री है, तो वो रिप्लेस करेगा, नहीं तो वो इग्नोर भी कर सकता है इस रिक्वेस्ट को। इसी को हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। चीज समझ में आती है। अब आता है नेक्स्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है देखो, पहले 2 यूनिट से 2-2 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन बना सकता है वो।
एग्जाम के अंदर कोई बड़े क्वेश्चन ही डिजाइन करता है इसको, तो हमें थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। अब एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैं पहले वीडियो बना नहीं रहा था, बट क्योंकि कुछ बच्चे कहते कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो कुछ एक देर का एक वीडियो बना देते हैं 5-6 मिनट का, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए, क्योंकि शाम को मैं कोड अपलोड करूंगा रात तक। अब आया फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जहां भी ओवरलोडिंग मतलब आ जाए, मतलब क्या, ओवरलोड कर रहे हो कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग चीज है, उसके साथ एक उसके नाम की एक और चीज बना रही, तो मैं कह सकता हूं ओवरलोडिंग मीन्स यूज सेम नेम with different purpose, with different purpose। ओवरलोडिंग जहां भी आए समझ जाना, एक ही नाम को डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे है फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब क्या, एक ही नाम का फंक्शन है बट वो डिफरेंट काम कर रहा है। अब सर ये कैसे कर सकता है, भाई सेम ही नाम का फंक्शन है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कैसे करूं, उन्होंने कहा नंबर ऑफ आर्गुमेंट से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स a function with same name perform different show different behavior in different situation। अब उन फंक्शन में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन डन बाय विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट। मतलब क्या, सर मैंने एक फंक्शन बनाया सम, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर मैंने कहा मैं दो वैल्यू दूंगा, इंट एक्स इंट वाई। ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ के वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैंने कहा मैंने दूसरा फंक्शन बनाया सम, वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो, लेकिन वो 3 आर्गुमेंट के साथ काम कर रहा है, इंट एक्स इंट वाई इंट जेड। वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को सम। तो उन्होंने क्या कहा कि फंक्शन नाम सेम है सम, तो मतलब एक ही नाम है बट ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। एक सम तो दो वैल्यू को जोड़ रहा है, एक सम तीन वैल्यू को जोड़, इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन होंगे बट उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग अलग होंगे, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। अब मैंने मेन के अंदर कॉल किया इंट मेन सी आउट सम 10, 20, सी आउट सम 10, 20, 30। देख लो दोनों में फंक्शन का नाम अलग है, बस नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स फंक्शन विद द सेम नेम, वी हैव मोर देन वन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन विद द सेम। एक ही नाम के फंक्शन की आपके पास एक से ज्यादा डेफिनेशन है, बट दीज डेफिनेशन शुड बी डिफर इन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अगर उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आर्गुमेंट भी सेम हुए तो फिर भैया ओवरलोड क्यों कर रहे हो। दोनों में एक एक आर्गुमेंट है तो मतलब क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या, नाम तो सेम होगा बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग होंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। चीज समझ में आती है। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या, कि आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो किसी फंक्शन के अंदर। मतलब क्या, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। आप किसी आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू भी अपने फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे, मैंने लिखा इंट पीपी या इंट फन, इंट एक्स इंट वाई इक्वल टू 20। अब आए, क्या कर रहा है ये रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि फन दो इंटीजर टाइप के वैल्यू के साथ काम करेगा, एक्स और वाई। यहाँ पे आपने वाई की एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। मतलब क्या, कि अगर आप अपनी कॉलिंग में केवल और केवल एक्स की वैल्यू सप्लाई करते हो तो बाई डिफॉल्ट वाई की वैल्यू को 20 कंसीडर कर लेगा। कैसे, सर हमने मेन के अंदर कॉल किया इंट मेन फन 10, इसको कर दिया सी आउट, क्योंकि भाई फन को कॉल किया, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको मैं आउटपुट स्क्रीन पे देख लूं। तो यहाँ पे मैंने केवल एक आर्गुमेंट पास किया,
तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे एक्स में असाइन हो गया, तुमने दूसरा आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू वाई की 20 ट्रीट कर लेगा और आपकी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी। चीज समझ में आती है? तो आप अपने फंक्शन के अंदर भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाए तो डिफॉल्ट ये वैल्यू कंसीडर की जाए। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू शुड बी द लास्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कि वो लास्ट में होनी चाहिए, बीच में आप डिफॉल्ट वैल्यू साइन नहीं कर सकते। तो समझ में आती है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट मींस अगर कोई वैल्यू सप्लाई ना की जाए तो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट की ये वैल्यू ट्रीट कर ली जाए, इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। चीज समझ में आती है? कभी कभी हम अपने क्वेश्चन में फिक्स कर देते हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, अगर यूजर ने नहीं दिया तो मैं इसको कंसीडर करके अपनी फर्दर कैलकुलेशन करूंगा। बट डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड बी द लास्ट आर्गुमेंट, लास्ट में होना चाहिए, इनिशियली आर्गुमेंट नहीं होंगे वो चीज। अब आती है क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे आपका क्वेश्चन बड़ा बनेगा, वो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, जिसको मैं अभी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो।